हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज नितेश कुमार साहब। आज हम बात करेंगे जो बेसिक फिजिक्स था। पिछले वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव सभी को कंप्लीट करा दिया था, ठीक है। इस वीडियो में उसी पार्ट का मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूं, ठीक है, जिसमें हम सभी सब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ हम और भी सेकेंड जो बेसिक फिजिक्स जो बेसिक फिजिक्स 2017 का जो क्वेश्चन पेपर होगा उसको भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपका सार्थक अंक यहां तक हमने बता दिया था ठोसों में प्रसार के बारे में, ठीक है, और समतापीय रुद्रांशम प्रक्रिया के बारे में बताइए। देखिए यहाँ पे आइसोथर्मल एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है, इसको भी हमने पढ़ा दिया है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, मुझे नहीं लगता कि किसी को बचा होगा, ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के बारे में कोई नहीं जानता होगा, ठीक है। चलिए आप देख सकते हैं ऐसे वीडियो भी जिनको नहीं पता होगा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। प्लेलिस्ट में हम पूरे बेसिक फिजिक्स के हर एक वीडियो को हमने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है, जाके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आबादी प्रतिलोभन। देखिए यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन व्हाट इज, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट देखिए, आपको हो सके यूट्यूब पे बहुत कम ही मिलता है, ठीक है, हम इसको कंप्लीट करवा चुके हैं, ठीक है। हम देखिए जो टॉपिक हमने नहीं पढ़ा है अभी तक उसको हम बता चुके हैं, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। हम 3 या 4 साल तक के आपको जितने भी होंगे करीब हम 160 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराएंगे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर भी साथ विद सब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि आप हिंदी में ही तैयारी करिए, अच्छे खासे नंबर आते हैं। मेरे भाई 79% था, ठीक है, हिंदी से ही। और आपको एक और बात बताऊंगा कि केवल डिप्लोमा करने से कुछ नहीं होने वाला है। हम कहेंगे कि आप साथ साथ रेलवे या एसएससी की तैयारी करिए, ठीक है। हो सके स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, हम कुछ उसके बाद आपका फोटोन को परिभाषित करिए। भैया मुझे नहीं लगता कि फोटोन के बारे में कोई नहीं जानता होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रकाश या कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसे ही फोटोन कहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन के गुणों के बारे में लिख सकते हैं, इनके पास कोई मास नहीं होता है, ना ही इन पे कोई चार्ज होता है, इसलिए इसे इलेक्ट्रो या मैग्नेटिक फील्ड से बिना विक्षेपण के ही निकल जाती हैं, ठीक है। और इनके पास मास नहीं होता। मैंने इन्हीं कई सारे लैंग्वेज में आपको कई सारे गुणों को बता दिया, काफी होता है 4 नंबर के लिए, ठीक है। और एक्स किरण के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो एक्स किरण के बारे में नॉर्मली ऐसे बता सकते हो कि एक्स किरण एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जिसका वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। इसका यूज प्रयोगशाला में या जो लेबोरेटरी होता है उसमें हम हड्डियों का परीक्षण करने में, ठीक है, क्योंकि ये मांसपेशियों का इजीली क्या करता है कि आर पार चला जाता है, बट हड्डियों के आर पार नहीं जाता है, जिसकी वजह से हम किसी भी फिगर के ऊपर इसका प्रतिबिंब ले सकते हैं, इमेज ले सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक्स किरण की नली 50 किलोवाट का कार्य करती है। देखिए ये आपका एक प्रायोगिक है भैया, ठीक है। आप कैसे उत्पन्न होता है आप जानबे करते हो, कैथोड किरण से 50 किलो वोल्ट की एनर्जी प्रोवाइड, ऐसे तो आपका 20 किलो वोल्ट से ऊपर आप जाइएगा तो कैसे हूँ उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो बस तो आपको हम बता दे रहे हैं कि 50, देखिए आप लिखिएगा इस प्रकार कि जब हम तरंगदैर्घ्य हम बता दे रहे हैं, जब हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास कैथोड होती है, कैथोड नली, ठीक है, तो उसमें 20,000 किलो वोल्ट की इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड उसमें डालते हैं, तो क्या होता है कि जो एक नई किरण उत्पत्ति होती है कैथोड नली से, ठीक है, 20,000 किलो वोल्ट से जैसे ही थोड़ा सा भी वोल्टेज अत्यधिक होगी वैसे ही एक नई किरण की उत्पत्ति होने लगती है, जिसे हम एक्स किरण के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कैथोड ही बोलिएगा, एनोड मत बोलिएगा, ठीक है। अगले की बात करें तो यहाँ पे आपको बोल रहा है डिफाइंड प्रत्यक्षता गुणांक को परिभाषित करिए, आप बता सकते हैं, ठीक है। और यंग प्रत्यक्षता गुणांक को आप बोल सकते हो कि जैसे देखिए मैं बता दे रहा हूँ प्रत्यक्षता गुणांक क्या होता है, ठीक है। प्रत्यक्षता गुणांक बराबर प्रतिबल बाई विकृति, ठीक है। इसको हुंड नामक एक वैज्ञानिक ने बताया था। प्रतिबल आप पीछे पढ़ चुके हैं, प्रतिबल बाई विकृति यानी कि जो चेंजिंग आता है, ठीक है। और आपका यंग प्रत्यक्षता गुणांक यानी कि लंबाई में चेंजिंग, यानी कि L2 - L1 बाई L1, ठीक है, इंटू T2 - T1 बाई T1, ठीक है। ऐसे गुणा कर देना। वैसे ही आयतन प्रसार गुणांक V2 - V1 बाई V1, ठीक है, बट्टा में V1, ठीक है, कहिएगा तो मैं इसको लिख के भी बता सकता हूं, ठीक है।
और हर एक क्वेश्चन का मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता हूँ, पूर्णतः हिंदी में या इंग्लिश विथ इंग्लिश में, ठीक है। आप जैसे मैं बोलता हूँ जो है ना, मेन वर्ड आप यूज करिएगा इंग्लिश, आपको एक नंबर भी नहीं कटने वाला है, ठीक है। और सरफेस टेंशन की बात करें तो सरफेस टेंशन के बारे में कौन नहीं जानता। चलिए हम अगले वीडियो में आपको सरफेस टेंशन के बारे में यहाँ पे बताएंगे, सरफेस टेंशन और आपका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एंड कैपिलरी राइज लिक्विड के बारे में, चलिए बता देंगे इसके बारे में भी। देखिए यहाँ पे पृष्ठ तनाव के बारे में बताइए, तो पृष्ठ तनाव के ही कारण जो होता है, कई सारे मैं उदाहरण बता दे रहा हूं कि किसी भी कोई भी लिक्विड है, ठीक है, तो उसका सतह जो होता है, सतह पे एक तनाव हमको देखने को मिलता है, ठीक है, उसी को सरफेस टेंशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे आपका जो हमारे पास जल है, वाटर को ले लीजिए, तो वाटर में पृष्ठ तनाव के ही कारण इजीली जो कपड़े होते हैं, कपड़े के गंदगी जो होते हैं साफ नहीं कर पाते हम, ठीक है। लेकिन यही गंदगी यदि पृष्ठ तनाव, हम जल को कम कर दे पृष्ठ तनाव, तो इजीली हम उसको साफ कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसको थोड़ा सा गर्म पानी डाल दे या सूर्य के प्रकाश में डाल दे, ठीक है, तो गर्म होने पे पृष्ठ तनाव कम होता है। या इसके अलावा भी कई सारे उपाय हैं, उसमें थोड़ा सा किरोसिन तेल डाल देते हैं, या कई सारे ऐसे उपाय हैं। इतना आप व्याख्या कर दीजिएगा, परिभाषित करिए, व्याख्या करिए, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्श कोण और आपका केश नली में द्रव के चढ़ाव की व्याख्या करें। देखिए केश नली में, ठीक है, तो कैपिलरी ट्यूब जो होता है, इसमें क्या होता है कि जो भी लिक्विड, ऐसे लिखिएगा कि जो भी लिक्विड कांच को भिगो सकता है, ठीक है, वो कैपिलरी ट्यूब के ऊपर चढ़ जाता है, जैसे पानी हुआ या जितने भी लिक्विड है। लेकिन एक ऐसा लिक्विड है जो कि पारा के नाम से जाना जाता है, जो कांच को नहीं भिगोता है, जो कि कांच को नहीं भिगोता है, ठीक है। मैं इसको आपको कहिएगा तो लिख के बता दूंगा, ठीक है, कांच को नहीं भिगोता है पारा, इस वजह से वो कैपिलरी ट्यूब को नीचे की ओर जाता है, ठीक है। जैसे दिया में आप देखे होंगे तो किरोसिन क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ता है, ठीक है, लेकिन इसके अपोजिट डायरेक्शन में पारा को यदि दिया में भर दीजिएगा तो वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा, नीचे की ओर, ठीक है। तो आप इसके बारे में समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे अल्फा, बीटा और गामा के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ठोसों में रैखिक प्रसार गुणांक मैं बता चुका हूं, रैखिक प्रसार गुणांक को ही आपका यंग मॉडुलस बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। L2 माइनस L1 बाई L1 इंटू T2 माइनस T1 बाई T1, ठीक है, आपको ऐसे लिख सकते हो। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक के बारे में भी मैंने बता दिया है, आयतन प्रसार गुणांक के बारे में भी हम बता चुके हैं, ठीक है। और उष्मागतिकी के प्रथम नियम को लिखिए, आप लिख सकते हो। देखिए इस नियमानुसार बताते हैं उष्मागतिकी कि इस नियमानुसार कहा जाता है कि कभी भी जितने भी हम ऊर्जा होता है, ऊर्जा को एक से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि ऊर्जा को केवल एक से दूसरे रूप में चेंज किया जा सकता है। उष्मागतिकी के संबंध यहाँ पे दर्शाया ही गया है। आप चाहिए तो इसको प्रत्येक पद का अर्थ समझा सकते हो। यहाँ पे DQ जो हो जाएगा, जो आपने उष्मा लगाया, ठीक है, और आपका देखिए आप मान लेते कि Q उष्मा आपने किसी सबस्टांस को दिया या वस्तु को दिया, ठीक है, तो वो दो रूपों में खर्च होती है। एक तो उसके जो इंटरनल छोटे छोटे मोलिक्यूल होते हैं उसके वेब बढ़ाने में, ठीक है, और दूसरा जो होगा उसके टेम्परेचर इंक्रीज करने में। तो वही यहाँ पे DQ जो दे रहा है आपका किसी वस्तु को क्या कर रहा है, उष्मा दे रहा है, हीट दे रहा है, और DU क्या कर रहा है कि जो उसके सबस्टांस जो है या सबस्टांस के अंदर जो मोलिक्यूल होते हैं उनके वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है, और साथ साथ में ये आपका W जो है टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा है। हाइगेंस के तरंग के सिद्धांत को बता सकते हो, इसके बारे में हम बता चुके हैं। हाइगेंस के ही सिद्धांत से आपका सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग के ही तरह व्यवहार करता है, ठीक है। तो द्वितीयक तरंगिका को समझा, इसको आप समझा सकते हैं, हम आपको बता चुके, काफी लंबा नियम है, इस वजह से शॉर्ट में आपको नहीं बता सकते। और लेजर स्रोतों से प्राप्त प्रकाश किरणों के गुणों की व्याख्या करें। तो देखिए लेजर का सबसे पहले इसको यहाँ पे आप फुल फॉर्म लिख देना, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड रेडिएशन, ठीक है, ऐसे लिख देना, ठीक है, इसको हम बता देंगे, आप कहिएगा तो, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं सभी का आंसर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद प्रकाश किरणों के, देखिए इसके प्रकाश किरणों के गुण की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा हाई होती है, ठीक है, इस वजह से मोटी परत स्टील के परत को भी भेदने में, यानी कि उसको छेद करने में सक्षम होता है, ठीक है। और इसके अलावा एक कठोर से कठोर हीरा जैसे पदार्थों को भी नष्ट करने में सक्षम होता है, ठीक है, लेजर। और इसके अलावा भी आप बता सकते हैं कि ये एक वर्णीय प्रकाश होता है। जैसे आपका प्रकाश, जैसे नॉर्मल प्रकाश लीजिएगा तो ये नॉर्मल प्रकाश फैलता है, लेकिन ये फैलने वाला प्रकाश नहीं होता है, ठीक है, ये एकदम सीधी मार्ग में गमन करता है, ठीक है। ये ध्रुवित प्रकाश होता है, ध्रुवित पोलराइजेशन आप पढ़े होंगे, वैसा ही ये प्रकाश उत्पन्न करता है। चलिए अगले वीडियो पे चलते हैं, अगले
चलिए एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे बोल रहा है कि चित्र की सहायता से प्रकाश की विक्षेपण, विवर्तन और ध्रुवण की व्याख्या करें। मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको विक्षेपण, आप जानबे करते, विवर्तन, जब प्रकाश की किरण क्या होती है कि किसी सतह से टकरा के उसके छाया में भी प्रवेश करती है तो इसको विवर्तन कहते हैं, ठीक है। और ध्रुवण जन्मे करते हैं, इसी के कारण प्रकाश अनुप्रस्थ की घटना की व्याख्या होती है। 6 नंबर का है, आप तीनों को परिभाषित करिए, उसके बाद आप इन पे एक इक्वेशन, जैसे आपका इनके बारे में जो आपका प्रायोगिक होता है, जैसे ध्रुवण के ही कारण हम क्या करते हैं कि मार्ग कितना भी टेढ़ा मेढ़ा क्यों ना हो, दूर दूर तक संकेत भेजा जा सकता है प्रकाश तरंग के जरिए, ठीक है। और यह आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पढ़े होंगे ध्रुवण के कारण। तो शरीर के अंदर जो होता है किसी भी वेव को भेजने में ध्रुवण के कारण काफी ज्यादा हम सफलता हासिल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप कर सकते हो। और विवर्तन के कारण तो आप जानबे करते हैं छाया बनता है, इसमें ज्यादा कुछ आपको नहीं बताया जाएगा। और प्रकाश के विक्षेपण के कारण, ठीक है, तो विक्षेपण के ही कारण जो होता है प्रकाश जो होता है 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो आप बता दीजिएगा, ठीक है, इतना बता दीजिएगा तो काफी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका और में देखिए, इसके बारे में हम बता चुके हैं, रेडिएशन के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है। चित्र की सहायता से स्पॉन्टेनियस उत्सर्जन और उद्दीप्त उत्सर्जन की व्याख्या करें, इसके बारे में हम बता चुके हैं, आप देख सकते हैं। रेडिएशन के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसके बारे में हम बता चुके हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो में, ठीक है। और डिफाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सप्लेन, देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, देखिए इसके बारे में जो था आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसको डिफाइन किया था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ आपको कुछ एथी होगा, दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, देखिए आपने पीछे ही कार्यफलन के बारे में पढ़ा है। कार्यफलन या आपका जो आपका फ्रीक्वेंसी होती है, तो एक फ्रीक्वेंसी होती है जो बताया जाता है कि एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो किसी भी सब्जेक्ट पर से कोई भी ऑब्जेक्ट है उससे क्या करता है कि जो उसमें इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री कर सकता है, मुक्त कर सकता है, तो उसी को कहते हैं हम प्रकाश विद्युत प्रभाव, ठीक है। मुझे नहीं लगता हम इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके हैं, आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन के सिद्धांतों को व्याख्या, देखिए आइंस्टीन ने ही इसको खोजा था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता, देखिए एक होता है देहली आवृत्ति, आप पढ़े होंगे देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्ध्य, ठीक है। तो देहली यहाँ पे आप दोनों को डिफाइन कर दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बताइएगा कि देहली आवृत्ति, जैसे ही देहली आवृत्ति से थोड़ा सा अत्यधिक आवृत्ति होती है, तैसे ही क्या होता है कि उस ऑब्जेक्ट से क्या होता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पड़ रहा था उससे क्या होता है कि छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्री होने लगते हैं, ठीक है, उससे बाहर होने लगते हैं, और इसी घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ सकता है एक्स किरण स्पेक्ट्रम, बता चुका हूं पीछे ही, और इस दोनों प्रकार के स्पेक्ट्रम को व्याख्या करे बता चुका हूं, ठीक है। न्यूनतम तरंगदैर्ध्य के बारे में अब सब बताया जा चुका है, ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा, पिछले मैं ऐसे भी बता चुका हूं, ठीक है। चलिए थैंक यू। अगले वीडियो में हम आपको बेसिक फिजिक्स का पार्ट 2 लाएंगे जो कि 2017 का होगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।